हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि सर हिस्ट्री का वीडियो जल्दी लाइए, एग्जाम सिर पर है और लॉन्ग क्वेश्चंस याद नहीं हो रहे। तो आपकी भारी डिमांड पर आज मैं लेकर आया हूं इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण 8 मार्क्स वाले प्रश्न। आज के इस वीडियो में हम 14 ऐसे टॉप मॉडल क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये वो सवाल हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 14 बड़े सवाल हैं और हमें हर एक को अच्छे से समझना है। तो आप लोग पेशेंस रखकर अंत तक वीडियो देखना। कॉपी पेन लेकर बैठिए और चलिए इतिहास के इन पन्नों को पलटते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। नौसेना विद्रोह यानी रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी 1946 के कारण और महत्व का वर्णन करें। यानी ये 5+3 मार्क्स के पैटर्न में आता है। देखो स्टूडेंट्स, इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि 1946 में हमारी नेवी यानी नौसेना के सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत क्यों की थी और इस बगावत का हमारी आज़ादी पर क्या असर यानी महत्व पड़ा। इसका मुख्य कारण ये था कि भारतीय सैनिकों के साथ बहुत भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन होता था। उन्हें खराब खाना दिया जाता था जबकि अंग्रेज सैनिकों को सब कुछ अच्छा मिलता था। और इसका महत्व ये हुआ कि अंग्रेजों को डर लग गया कि अब सेना भी उनके साथ नहीं है, इसलिए उन्हें जल्दी भारत छोड़ना पड़ा। अब इसका पूरा उत्तर देखते हैं। भूमिका 18 फरवरी 1946 को बम्बई यानी मुंबई में तलवार यानी HMIS तलवार नामक जहाज पर भारतीय नौसैनिकों ने जो विद्रोह किया, उसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इसे भारत की आज़ादी के ताबूत में आखिरी कील कहा जाता है। क विद्रोह के प्रमुख कारण खराब भोजन और नस्लीय भेदभाव। भारतीय नाविकों यानी रेटिंग्स को बेहद घटिया खाना दिया जाता था, यानी दाल में पत्थर और कच्ची रोटियां, जबकि अंग्रेज नाविकों को अच्छा खाना, अच्छी वर्दी और ज्यादा वेतन मिलता था। उनके साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया जाता था, जो सहन शक्ति से बाहर हो गया। बीसी दत्त की गिरफ्तारी। 18 फरवरी को एक नाविक बीसी दत्त ने जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया लिख दिया था। अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अपमानित किया। इसने बारूद में चिंगारी का काम किया। आजाद हिंद फौज का प्रभाव। 1945-46 में लाल किले में चल रहे INA यानी INA के मुकदमों ने पूरे देश में देशभक्ति की लहर पैदा कर दी थी। नौसैनिक भी इससे अछूते नहीं थे। वे अब अंग्रेजों के लिए नहीं, भारत के लिए लड़ना चाहते थे। ख विद्रोह का महत्व। ब्रिटिश सत्ता का भय समाप्त। इस विद्रोह ने साबित कर दिया कि अब अंग्रेज भारत पर राज करने के लिए अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं कर सकते। जिस सेना के दम पर उन्होंने 200 साल राज किया, वही अब उनके खिलाफ हो गई थी। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। इस विद्रोह में कराची और बंबई के बंदरगाहों पर कांग्रेस का तिरंगा, मुस्लिम लीग का हरा और कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा एक साथ लहराए गए। ये सांप्रदायिक एकता का अद्भुत प्रदर्शन था। आज़ादी की घोषणा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने खुद स्वीकार किया कि नौसेना विद्रोह के कारण ही अंग्रेजों को भारत छोड़ने का फैसला जल्दी लेना पड़ा। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना के समझाने पर 23 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा, हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे महानायक के बारे में है। नेताजी और INA यानी नेताजी एंड INA। स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी का योगदान और INA के ब्रिगेडों के बारे में लिखें, यानी 4+4। इस प्रश्न में आपको दो बातें बतानी हैं। पहला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई में क्या खास किया, और दूसरा, उनकी सेना आज़ाद हिंद फौज यानी INA जो थी, वो किन किन टुकड़ियों यानी ब्रिगेड्स में बटी हुई थी। नेताजी ने यह तय किया कि अंग्रेजों को सिर्फ बातों से नहीं बल्कि हथियारों यानी आर्म्ड स्ट्रगल से भगाना होगा। उन्होंने देश के बाहर जाकर जर्मनी और जापान से मदद मांगी और अस्थायी सरकार बनाई। उनकी सेना को उन्होंने गांधी, नेहरू, आजाद और झांसी की रानी के नाम पर अलग अलग रेजिमेंट में बांटा था। चलिए विस्तार से उत्तर देखते हैं। यानी भूमिका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अगर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, तो नेताजी नायकों के नायक यानी प्रिंस ऑफ पेट्रियट्स थे।
उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध का लाभ उठाकर भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना। क. स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी का योगदान। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना। नेताजी पहले ऐसे भारतीय नेता थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा। उन्होंने जर्मनी, जापान और इटली जैसे देशों से सैन्य और कूटनीतिक मदद हासिल की। अस्थायी सरकार का गठन। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में उन्होंने आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना की। इसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों से मुक्त कराया और उनका नाम शहीद और स्वराज्य द्वीप रखा। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। उनके नारे तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो ने भारतीयों में, विशेषकर युवाओं और सैनिकों में बलिदान की नई भावना भर दी। ख. आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए के विभिन्न विभाग यानी ब्रिगेड्स। नेताजी ने अपनी सेना यानी आईएनए को आधुनिक और अनुशासित बनाने के लिए इसे कई रेजिमेंटों या ब्रिगेड में बांटा था। गांधी ब्रिगेड ये महात्मा गांधी के सम्मान में बनाई गई थी। नेहरू ब्रिगेड ये जवाहरलाल नेहरू के नाम पर थी। आज़ाद ब्रिगेड ये चंद्रशेखर आज़ाद की याद में बनाई गई थी। झांसी की रानी रेजिमेंट ये विश्व की पहली महिला सैन्य टुकड़ियों में से एक थी। इसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया था। ये महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण था। यानी निष्कर्ष, भले ही आईएनए को सैन्य रूप से पीछे हटना पड़ा, लेकिन राजनीतिक रूप से वे जीत गए। लाल किले में चले उनके मुकदमों ने भारत में अंतिम जनविद्रोह खड़ा कर दिया, जिसने 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तीसरा प्रश्न एक बहुत बड़े समाज सुधारक के बारे में है। सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन में उनकी भूमिका और उनके साहित्यिक योगदान को लिखें, यानी 5+3 मार्क्स। स्टूडेंट्स, 1857 की क्रांति के बाद मुस्लिम समाज काफ़ी पिछड़ गया था। उन्हें आधुनिक बनाने के लिए सर सैयद अहमद खान ने जो आंदोलन चलाया उसे अलीगढ़ आंदोलन कहते हैं। तो इस प्रश्न में आपको उस आंदोलन में उनका रोल बताना है और उन्होंने कौन कौन सी किताबें या मैगजीन लिखी ये बताना है। सर सैयद का मानना था कि बिना अंग्रेजी शिक्षा यानी इंग्लिश एजुकेशन के मुस्लिम समाज तरक्की नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने अलीगढ़ में कॉलेज खोला। वे चाहते थे कि लोग अंधविश्वास छोड़कर तार्किक यानी रैशनल बने। उन्होंने तहज़ीबुल अखलाक नाम की पत्रिका भी निकाली। आइए इसका उत्तर देखते हैं। यानी भूमिका। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय मुसलमान शिक्षा और समाज में पिछड़ गए थे। उन्हें आधुनिक बनाने के लिए सर सैयद अहमद खान ने जो प्रयास किए उसे ही इतिहास में अलीगढ़ आंदोलन कहा जाता है। वे 19वीं सदी के सबसे महान मुस्लिम समाज सुधारक थे। क. अलीगढ़ आंदोलन में सर सैयद अहमद खान की भूमिका। शिक्षा का प्रसार यानी साइंटिफिक सोसाइटी। सर सैयद का मानना था कि बिना अंग्रेजी शिक्षा के मुसलमान तरक्की नहीं कर सकते, इसलिए 1864 में उन्होंने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। इसका काम अंग्रेजी विज्ञान की किताबों का उर्दू में अनुवाद करना था। MAO कॉलेज की स्थापना। उनका सबसे बड़ा योगदान 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी MAO कॉलेज की स्थापना थी। यही कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU बना। राजनीतिक विचार। उन्होंने मुसलमानों को सलाह दी कि वे कांग्रेस से दूर रहें और अंग्रेजों के प्रति वफादार यानी लॉयल बने। समाज सुधार। उन्होंने पर्दा प्रथा, बहुविवाह और पीरी मुरीदी यानी अंधविश्वास का कड़ा विरोध किया और मुसलमानों को तार्किक यानी रैशनल बनने की सलाह दी। ख. साहित्यिक योगदान यानी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। सर सैयद एक महान लेखक और पत्रकार भी थे। तहज़ीबुल अखलाक ये उनकी सबसे प्रसिद्ध पत्रिका यानी जर्नल थी, जिसका अर्थ है सभ्यता और नैतिकता। इसके जरिए उन्होंने समाज की कुरीतियों पर चोट की। आसारुस सनादीद। इस किताब में उन्होंने दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। बाइबल और कुरान पर टीका। उन्होंने ईसाइयों और मुसलमानों के बीच की दूरियां कम करने के लिए बाइबल पर एक टीका यानी कमेंट्री लिखी। चौथा प्रश्न एक संयुक्त प्रश्न यानी कंबाइंड क्वेश्चन है। महिलाएं और मुस्लिम समाज। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका स्पष्ट करें।
यानी 4+4 मार्क्स। ये आज़ादी की लड़ाई किसी एक की नहीं थी। इस प्रश्न में आपको बताना है कि महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आज़ादी में कैसे योगदान दिया और मुस्लिम समाज ने कैसे कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। महिलाओं ने गांधी जी के आंदोलनों में हिस्सा लिया, जैसे सरोजनी नायडू ने नमक सत्याग्रह में, और कुछ महिलाएं क्रांतिकारी बनी, जैसे प्रीतिलता। मुस्लिम समाज ने भी खिलाफत आंदोलन और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, जैसे मौलाना आज़ाद और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान। उत्तर इस प्रकार है, यानी भूमिका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल पुरुषों या किसी एक धर्म की लड़ाई नहीं थी। इसमें महिलाओं ने घर की दहलीज लांघी और मुस्लिम समाज ने भी कंधे से कंधा मिलाकर बलिदान दिया। क भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका। गांधीवादी आंदोलन। महात्मा गांधी के आह्वान पर महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरीं। सरोजनी नायडू, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और पुलिस की लाठियां खाईं। मातंगिनी हाजरा, भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 के दौरान 73 साल की उम्र में उन्होंने तिरंगा लेकर जुलूस निकाला और पुलिस की गोलियों से शहीद हो गईं। उन्हें गांधी बूढ़ी भी कहा जाता है। क्रांतिकारी गतिविधियां। बंगाल की क्रांतिकारी महिलाओं ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। प्रीतिलता वाद्यदार, उन्होंने चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया और पहाड़तली यूरोपियन क्लब पर हमला किया। पकड़े जाने से पहले उन्होंने बलिदान दे दिया। आज़ाद हिंद फौज, नेताजी की झांसी की रानी रेजिमेंट में कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने हथियार उठाए। ख भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम समाज की भूमिका। प्रारंभिक चरण। कांग्रेस के शुरुआती दौर में बदरुद्दीन तैयब जैसे नेताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता की नींव रखी। वे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ये दौर हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्ण काल यानी गोल्डन एरा था। अली बंधु और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गांधी जी के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश को एक कर दिया। क्रांतिकारी योगदान। काकोरी कांड के नायक अशफाक उल्लाह खान हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार यानी लाल कुर्ती दल बनाया। वे अंत तक अहिंसा के पुजारी बने रहे और विभाजन का विरोध किया। पांचवां प्रश्न, जो हमने अभी प्रश्न 3 में देखा था, उसे थोड़ा अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। अलीगढ़ मूवमेंट का अर्थ और सर सैयद अहमद खान की भूमिका, यानी 3+5 मार्क्स। ये प्रश्न 3 जैसा ही है, बस फोकस आंदोलन पर ज्यादा है। इसमें आपको अलीगढ़ आंदोलन का मतलब समझाना है और फिर सर सैयद का रोल बताना है। 1857 के बाद मुसलमानों को पिछड़ेपन से निकालने के लिए जो सुधारात्मक यानी रिफॉर्मेटिव आंदोलन चला, वही अलीगढ़ आंदोलन है। इसका मकसद मॉडर्न एजुकेशन देना था। सर सैयद ने इसके लिए कॉलेज खोला और समाज की बुराइयों के खिलाफ लिखा। क अलीगढ़ आंदोलन का अर्थ। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय मुसलमान अंग्रेजों की नज़र में गद्दार बन गए थे और शिक्षा व नौकरियों में पिछड़ गए थे। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को इस पतन से उबारने के लिए जो सुधारवादी आंदोलन चलाया, उसे इतिहास में अलीगढ़ आंदोलन कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा देना और वैज्ञानिक सोच विकसित करना था। ख सर सैयद अहमद खान। ये वही पॉइंट्स हैं जो हमने प्रश्न 3 में देखे थे। शैक्षिक सुधार यानी एजुकेशनल रिफॉर्म्स। उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई और 1875 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी MAO कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में AMU बना। समाज सुधार यानी सोशल रिफॉर्म्स। उन्होंने अपनी पत्रिका तहजीबुल अखलाक के माध्यम से पीरी मुरीदी, दास प्रथा जैसी कुरीतियां पर प्रहार किया। राजनीतिक विचार यानी पॉलिटिकल व्यूज। उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने और अंग्रेजों के प्रति वफादार यानी लॉयल बनने की सलाह दी। छठा प्रश्न बंगाल के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ है। बंग भंग यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905।
अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन क्यों किया और स्वदेशी आंदोलन की चर्चा करें, यानी 3+5 मार्क्स। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। आपको बताना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, यानी उनका असली मकसद क्या था, और इसके विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चला उसमें क्या क्या हुआ। अंग्रेजों ने बहाना बनाया कि बंगाल बहुत बड़ा है, इसलिए प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है, लेकिन असली वजह थी फूट डालो और राज करो, यानी डिवाइड एंड रूल। वे हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते थे। इसके विरोध में लोगों ने विदेशी सामान का बहिष्कार यानी बॉयकॉट किया और स्वदेशी चीजें अपनाईं। उत्तर देखते हैं। क अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन क्यों किया? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। सरकारी कारण, अंग्रेजों का कहना था कि बंगाल प्रांत बहुत बड़ा है और उसका प्रशासन संभालना मुश्किल हो रहा है, इसलिए प्रशासनिक सुविधा के लिए इसका बंटवारा जरूरी है। वास्तविक कारण यानी हिडन एजेंडा, असली मकसद फूट डालो और राज करो यानी डिवाइड एंड रूल था। उस समय बंगाल राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म का गढ़ था। कर्जन बंगाली हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करके आंदोलन को कमजोर करना चाहता था। ख स्वदेशी आंदोलन यानी स्वदेशी मूवमेंट की चर्चा। विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चला उसे स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। रक्षाबंधन और अरंधन। रवींद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधकर एकता का प्रदर्शन किया। लोगों ने उपवास रखा यानी अरंधन। बहिष्कार यानी बॉयकॉट। विदेशी कपड़ों, नमक, चीनी और स्कूलों का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। स्वदेशी उद्योग। लोगों ने अपने देश का बना सामान अपनाना शुरू किया, जैसे प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स की स्थापना की। राष्ट्रीय शिक्षा। सरकारी स्कूलों के बहिष्कार के बाद छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। 7वां प्रश्न बंगाल के उन वीरों के बारे में है जिन्होंने हथियार उठाए। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन यानी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल 1905 से 1915 यानी 4+4 मार्क्स। जब शांतिपूर्ण आंदोलनों से बात नहीं बनी तो बंगाल के युवाओं ने हथियार उठा लिए। इस प्रश्न में आपको उन गुप्त समितियों यानी सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में बताना है और कुछ प्रमुख क्रांतिकारी घटनाओं का जिक्र करना है। युवाओं का कांग्रेस की नर्म नीतियों से मोहभंग हो गया था। उन्होंने अनुशीलन समिति और युगांतर जैसी गुप्त संस्थाएं बनाईं, जहां वे बम बनाना और हथियार चलाना सीखते थे। खुदीराम बोस का किंग्सफोर्ड पर हमला इसका बड़ा उदाहरण है। क गुप्त समितियों यानी सीक्रेट सोसाइटीज का उदय। जब नरमपंथियों की नीतियों और स्वदेशी आंदोलन से भी बंगाल विभाजन रद्द नहीं हुआ तो युवाओं ने खून के बदले खून की नीति अपनाई। अनुशीलन समिति। ये समिति युवाओं को लाठी चलाने और कुश्ती की ट्रेनिंग देती थी। इसका उद्देश्य शारीरिक बल द्वारा अंग्रेजों को खदेड़ना था। युगांतर दल। युगांतर नामक अखबार ने खुलेआम सशस्त्र विद्रोह का प्रचार किया और युवाओं में देशभक्ति की आग भर दी। ख प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां। किंग्सफोर्ड हत्या प्रयास यानी 1908। मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका। जज बच गया, प्रफुल्ल चाकी ने बलिदान दे दिया और खुदीराम बोस को फांसी हुई। वे सबसे कम उम्र के शहीदों में से थे। अलीपुर षड्यंत्र केस। पुलिस ने कलकत्ता में छापा मारकर बम बनाने का कारखाना पकड़ा। अरविंद घोष समेत कई क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला। बाघा जतिन। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी यानी बाघा जतिन ने जर्मनी से हथियार मंगाकर बड़े विद्रोह की योजना बनाई थी, लेकिन बालासोर में वे शहीद हो गए। 8वां प्रश्न गांधी जी के पहले बड़े आंदोलन के बारे में है। असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920। इसके कारण और सफलता विफलता का विश्लेषण करें यानी 5+3 मार्क्स। गांधी जी ने 1920 में अंग्रेजों के साथ असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन करने का फैसला क्यों किया, इसके क्या कारण थे और ये आंदोलन सफल रहा या विफल, ये बताना है। इसके मुख्य कारण थे जलियांवाला बाग का क्रूर हत्याकांड, रॉलेट एक्ट यानी काला कानून और मुसलमानों के खलीफा का अपमान यानी खिलाफत मुद्दा। ये आंदोलन बहुत सफल रहा क्योंकि ये पहला जन आंदोलन यानी मास मूवमेंट बना, लेकिन चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। क
आंदोलन के कारण। रॉलेट एक्ट यानी रॉलेट एक्ट। इस काले कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था, यानी न वकील, न अपील, न दलील। जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी 1919। जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोली चलवाने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। खिलाफत का मुद्दा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के अपमान से मुस्लिम नाराज थे। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उनका साथ दिया। ख। सफलता विफलता का विश्लेषण। सफलता। ये पहला वास्तविक जन आंदोलन था। किसान, मजदूर, महिलाएं और छात्र पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। इसने कांग्रेस को आम जनता की पार्टी बना दिया। विफलता या वापसी। 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। अहिंसा के पुजारी गांधी जी ने इसे अपनी हिमालय जैसी भूल माना और आंदोलन तत्काल वापस ले लिया। 9वां प्रश्न गांधी जी के दूसरे बड़े आंदोलन पर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। आंदोलन के कारण और ये वापस क्यों लिया गया, यानी 5+3 मार्क्स। ये दांडी मार्च वाला आंदोलन है। आपको बताना है कि ये क्यों शुरू हुआ और इसे बीच में क्यों रोका गया। ये इसलिए शुरू हुआ क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भारतीय नहीं था और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी। गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर इसे शुरू किया। इसे गांधी-इरविन समझौते के बाद वापस लिया गया ताकि गांधी जी लंदन जाकर गोल मेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले सकें। क। आंदोलन के कारण। साइमन कमीशन का विरोध। 1927 में आए इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसे भारतीयों ने अपना अपमान समझा। पूर्ण स्वराज की मांग। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण आजादी का लक्ष्य घोषित किया। 11 सूत्री मांगे। गांधी जी ने वाइसराय इरविन के सामने 11 मांगे रखीं, यानी जैसे नमक टैक्स हटाना, जिन्हें इरविन ने ठुकरा दिया। इसके जवाब में गांधी जी ने दांडी मार्च से आंदोलन शुरू किया। ख। आंदोलन क्यों वापस लिया गया। गांधी-इरविन समझौता यानी 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। इरविन राजनैतिक कैदियों को छोड़ने और नमक बनाने की छूट देने पर राजी हुए। इसके बदले गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। यानी नोट। लंदन में बात नहीं बनी और वापस आकर आंदोलन फिर शुरू हुआ, लेकिन अंततः 1934 में इसे पूरी तरह वापस ले लिया गया। 10वां प्रश्न फिर से हमारे प्रिय नेताजी पर है। नेताजी और आईएनए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी का योगदान और आईएनए का योगदान लिखें, यानी 4+4 मार्क्स। यह प्रश्न 2 से मिलता जुलता है। इसमें आपको नेताजी के पर्सनल योगदान और उनकी सेना आईएनए के योगदान पर फोकस करना है। नेताजी ने कांग्रेस की नरम नीति छोड़ी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और विदेशों से मदद मांगी। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। आईएनए ने भारत की सीमा पर हमला किया और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों से मुक्त कराया। क। नेताजी का योगदान। सशस्त्र संघर्ष का रास्ता। उन्होंने कांग्रेस की नरम नीतियों को छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और जर्मनी व जापान से सैन्य मदद मांगी। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। उन्होंने विश्व युद्ध के दौरान भारत की आज़ादी को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। नारे और प्रेरणा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो जैसे नारों ने भारतीय युवाओं में जोश भर दिया। ख। आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए का योगदान। सैन्य अभियान। आईएनए ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत की सीमा पर हमला किया और इम्फाल व कोहिमा में तिरंगा फहराया। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों से मुक्त कराया। मनोवैज्ञानिक जीत। भले ही आईएनए सैन्य रूप से हार गई, लेकिन लाल किले में चले उनके मुकदमों ने ब्रिटिश सेना में विद्रोह की भावना भर दी, जिससे अंग्रेजों की सत्ता हिल गई। 11वां प्रश्न है आज़ादी की अंतिम और सबसे बड़ी लड़ाई, भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट 1942।
आंदोलन की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड और महत्व बताएं, यानी 4+4 मार्क्स। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे क्या हालात थे और ये आंदोलन इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, जिससे साफ था कि अंग्रेज आज़ादी नहीं देंगे। दूसरे विश्व युद्ध में जापान भारत के दरवाजे पर खड़ा था। महंगाई बहुत बढ़ गई थी। इसका महत्व ये था कि ये एक नेतृत्वहीन यानी लीडरलेस आंदोलन था। जनता ने खुद इसे चलाया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। आंदोलन की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड। क्रिप्स मिशन की विफलता। 1942 में आया क्रिप्स मिशन फेल हो गया, जिससे स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज खुद सत्ता नहीं छोड़ेंगे। जापानी खतरा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान भारत की सीमाओं तक पहुंच चुका था। गांधी जी को लगा कि अगर अंग्रेज भारत छोड़ दें तो शायद जापान हमला ना करे। महंगाई और अकाल। युद्ध के कारण चीजों के दाम आसमान छू रहे थे, जिससे जनता में भारी गुस्सा था। आंदोलन का महत्व यानी सिग्निफिकेंस। करो या मरो यानी डू और डाई। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ये ऐतिहासिक नारा दिया। ये आज़ादी की अंतिम लड़ाई थी। नेतृत्वहीन आंदोलन। आंदोलन शुरू होते ही सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जनता ने खुद नेतृत्व संभाला। ये एक स्वतःस्फूर्त यानी स्पॉन्टेनियस क्रांति बन गई। समानांतर सरकारें। देश के कई हिस्सों में अंग्रेजी राज खत्म हो गया और लोगों ने अपनी सरकारें यानी पैरेलल गवर्नमेंट्स बना लीं, जैसे बंगाल के तामलुक में। 12वां प्रश्न, ये रिपीट हो रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 12, नौसेना विद्रोह यानी RIN म्यूटनी 1946। इसके कारण और महत्व यानी 5+3 मार्क्स। ये वही है जो हमने प्रश्न 1 में देखा था। नेवी ने बगावत क्यों की और उसका क्या असर हुआ? वही मुख्य कारण खराब खाना, नस्लीय भेदभाव यानी गोरे काले का फर्क और BC दत्त की गिरफ्तारी। महत्व ये कि सेना अब अंग्रेजों के साथ नहीं थी और हिंदू मुस्लिम एकता चरम पर थी। ये प्रश्न 1 का ही उत्तर है। हम मुख्य बिंदु दोहरा लेते हैं। क, विद्रोह के कारण। नस्लीय भेदभाव। अंग्रेज अधिकारी भारतीय नाविकों को काला कहकर अपमानित करते थे। खराब भोजन और वेतन। उन्हें सड़े हुए चावल दिए जाते थे और वेतन भी अंग्रेज नाविकों से बहुत कम था। BC दत्त की गिरफ्तारी। जहाज पर भारत छोड़ो लिखने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। ख, विद्रोह का महत्व। ब्रिटिश साम्राज्य का अंत। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को एहसास करा दिया कि अब वे सेना के बल पर भारत में नहीं टिक सकते। सांप्रदायिक एकता। इस विद्रोह में कांग्रेस, लीग और कम्युनिस्टों के झंडे एक साथ लहराए गए। हिंदू और मुस्लिम नाविकों ने जबरदस्त एकता दिखाई। 13वां प्रश्न, जो हमारे इतिहास का एक दर्दनाक हिस्सा है। माउंटबैटन योजना और विभाजन यानी माउंटबैटन प्लान एंड पार्टीशन। योजना के मुख्य प्रावधान और परिणाम लिखें, यानी 4+4 मार्क्स। 3 जून 1947 को जो माउंटबैटन प्लान आया, उसमें क्या लिखा था और उस प्लान की वजह से देश का जो बंटवारा यानी पार्टीशन हुआ, उसके क्या नतीजे निकले? प्लान का मुख्य बिंदु था कि देश के 2 टुकड़े होंगे, भारत और पाकिस्तान। इसके परिणाम बहुत बुरे हुए। आज़ादी तो मिली, लेकिन भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़कर शरणार्थी यानी रेफ्यूजीज बनना पड़ा। क, माउंटबैटन योजना यानी 3 जून 1947 के मुख्य प्रावधान। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबैटन की योजना के मुख्य बिंदु थे देश का विभाजन। भारत को 2 स्वतंत्र देशों, भारत और पाकिस्तान में बांटा जाएगा। सीमा आयोग यानी बाउंड्री कमीशन। पंजाब और बंगाल को बांटने के लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जाएगा। सत्ता हस्तांतरण। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज दोनों देशों को सत्ता सौंप देंगे। देसी रियासतें यानी प्रिंसली स्टेट्स को छूट होगी कि वे भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में मिल जाएं। ख, योजना के परिणाम। आज़ादी। 200 साल की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ। सांप्रदायिक दंगे। विभाजन के साथ ही पंजाब और बंगाल में भीषण दंगे भड़क उठे। लाखों लोग मारे गए। शरणार्थी समस्या। इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन हुआ। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ा।
कश्मीर समस्या। देसी रियासतों को मिली छूट के कारण ही कश्मीर विवाद पैदा हुआ। और आज का आखिरी और 14वां प्रश्न, संविधान सभा और निर्माण यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका गठन कैसे हुआ और संविधान बनने की प्रक्रिया क्या थी, यानी 4+4 मार्क्स। आज़ाद भारत के लिए जो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसे बनाने वाली सभा कैसे बनी थी और संविधान को तैयार करने में क्या क्या हुआ, कितना समय लगा। संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे और डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इसे बनने में लगभग 3 साल लगे और 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह लागू हुआ। संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना। 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। सदस्य, इसके कुल 389 सदस्य चुने गए थे, यानी हालांकि विभाजन के बाद संख्या कम हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और डॉक्टर BR अंबेडकर को सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया। उद्देश्य प्रस्ताव। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जो संविधान का आधार बना। समय, संविधान बनने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। स्वीकृति और लागू होना। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और इसे कुछ हद तक लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया, जिससे भारत एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक बना। तो स्टूडेंट्स, ये थे इतिहास के 14 सबसे महत्वपूर्ण 8 मार्क्स वाले प्रश्न। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर था, लेकिन अगर आपने इसे ध्यान से देखा है तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की टेंशन खत्म। इन पॉइंट्स को अच्छे से रिव्यू कर लेना। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो हिस्ट्री को लेकर परेशान हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। फोड़ के आना। धन्यवाद।